कैसे हो दोस्तों। उड़ीसा घूमोगे मेरे साथ? चलो साथ में उड़ीसा घूमते हैं। पिछले दिसंबर में मैं भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क और चिल्का लेकर गया था। तो मैं परफेक्ट 4 डेज की आइटनरी आपके लिए लेके आया हूँ। आखिरी वीडियो में मैंने बताया है वाइट बोर्ड पे कि आप कैसे जाएं, किस होटल में रुके, कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हम फ्लाइट से गए थे। मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ से भुवनेश्वर लगभग 2 घंटे में हम पहुंच गए थे। और भुवनेश्वर को ही आपको सेंटर सिटी बनाना है। आपको 2 दिन भुवनेश्वर में देने हैं और 2 दिन पुरी में देने हैं। अब दोस्तों, जब आप भुवनेश्वर पहुंचे तो भुवनेश्वर मंदिरों का शहर है। हम भुवनेश्वर लगभग 2:30 बजे पहुंच गए थे और उसके बाद हमने स्कूटी रेंट की। जैसे ही हम भुवनेश्वर पहुंचे, सबसे पहले तैयार होकर निकल गए हम राम मंदिर। ये बेहद खूबसूरत मंदिर है। भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता को डेडिकेटेड। रामनवमी, विवाह पंचमी, जन्माष्टमी, दशहरा बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का है ये। बगल में कैंटीन है, तो आप स्नैक्स भी ले सकते हो और बहुत सस्ते में। भुवनेश्वर में ना खाना बहुत सस्ता है और काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि बता दूं कि नॉन वेज और वेज दोनों ही मिलते हैं क्योंकि कोस्टल बेल्ट में आता है। लेकिन इस मंदिर ने ना हमारा मन मोह लिया। हम रात में गए थे लगभग 7 बजे के करीब। तो बहुत खूबसूरत लाइटिंग थी। याद रखें कि आप लिंगराज मंदिर भी जा सकते हैं। लिंगराज मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है भुवनेश्वर का। हमारे पास टाइम कम था तो राम मंदिर और लिंगराज मंदिर गए थे, लेकिन इस दिन हम सिर्फ राम मंदिर गए थे। वैसे यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है, परशुराम मंदिर है, राजा रानी मंदिर है, अनंत वासुदेव मंदिर है और भी मंदिर हैं। तो आप एक दिन भुवनेश्वर में मंदिरों को दें और दूसरे दिन बाकी और स्मारकों को दें। लेकिन बता दूं कि गर्भगृह में आप भगवान राम के खुद दर्शन करिए। जो खूबसूरत कार्विंग्स है ना यहाँ पे, जो रेड स्टोन्स का यूज किया गया है ना, वो मजा आ जाएगी। और बगल में एक बहुत बड़ी फूड मार्केट लगती है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन मार्केट में अगर आप होटल लेते हैं तो आपके लिए आराम रहेगा। आप यहाँ टहलते हुए भी आ सकते हैं, ऑटो भी पकड़ कर आ सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि भुवनेश्वर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पे आया, बट मैंने यहाँ पे क्या देखा, चौड़ी चौड़ी सड़कें और पूरी ग्रीनरी। और ये पूरे भुवनेश्वर में मैंने ये चीज़ नोटिस की। तो बेहद खूबसूरत शहर है ये, और मंदिर तो है ही खूबसूरत। अब दोस्तों, इसके बाद हम निकल गए थे पुरी के लिए। अब अगर हम पुरी की बात करते हैं तो पुरी यहाँ से लगभग लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, हमने तो स्कूटी रेंट की थी, तो हम स्कूटी से गए थे। 600 रुपये पर डे के हिसाब से आपको स्कूटी मिल जाएगी। हम सुबह 7 बजे निकल गए थे और उसके बाद फिर पुरी मंदिर पहुंच गए। जब हम पुरी मंदिर पहुंचे तो फिर हमने दर्शन किए। वो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि पुरी में आप कैसे दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर में मंदिर जैसे ही हमने 12 बजे तक हमारे दर्शन हो गए थे, 1 घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे, हम कोणार्क के लिए निकल गए। ये है कोणार्क। ऑनलाइन टिकट करिएगा दोस्तों, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ऑनलाइन लगभग 35 रुपए का टिकट होता है और आप फिर कोणार्क सन टेम्पल में पहुंच जाएंगे। ये सन टेम्पल अपनी शानदार कार्विंग्स के लिए फेमस है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने इसको बनवाया था लगभग 1250 कॉमन एरा में। भगवान सूर्य को ये मंदिर डेडिकेटेड है और जैसा कि मैंने बताया, ये अपनी सेक्सुअल कार्विंग्स के लिए फेमस है। बहुत ऊंचा शिखर है, 61 मीटर ऊंचा शिखर है। मंडप भी काफी ऊंचा है और ये पूरा का पूरा मंदिर जो है, ये कलिंग आर्किटेक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। याद रखिएगा कि जो नॉर्थ में मंदिर है वो नगर स्टाइल, साउथ में द्रविडियन स्टाइल और उड़ीसा में आपको कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलेंगे। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये मस्ट विजिट प्लेस है। जब आप यहाँ पे रात में आते हैं तो एक लाइट शो भी होता है, बट हम दिन में गए थे 2 बजे के करीब। और बगल में चंद्रभागा बीच भी है, जो एक ब्लू फ्लैग बीच है, तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले ही ये पड़ता है। और मेन पुरी से जो पुरी मंदिर है, वहां से ये 35 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हम कोणार्क और चिल्का को साथ में कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, क्योंकि दोनों ऑपोजिट रूट पे पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मंदिर की भव्यता है, जबरदस्त है। इस टेंपल को ब्लैक पगोड़ा बोला जाता था। यूरोपियन सेलर जब यहां पे आए थे 1676 में, जबरदस्त टावर को देखा और बोला कि भैया ये तो काले रंग का है। और जिस तरीके से जगन्नाथपुरी को व्हाइट पगोड़ा बोलते थे, इन्होंने इसको ब्लैक पगोड़ा नाम दिया। 1984 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना और तब से लेकर अभी तक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है टूरिज्म के लिए। हर दिन यहाँ पे हजारों यात्री आते हैं और इस खूबसूरत मंदिर को देखते हैं। मस्ट विजिट प्लेस है। बेस्ट कब आए? देखिए, अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ना ये पूरा मंदिर पत्थरों से बना है। गर्मियों में आएंगे तो बहुत ज़्यादा जलता है ये मंदिर।
काफ़ी आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो या तो बरसात में आ जाए, मतलब एक तरीके से मौसम देख कर आए, तो आप इस पूरे के पूरे मंदिर का आनंद ले सकते हैं। इस मंदिर की और ख़ास बात पता है क्या है? 7 हॉर्सेस यानी कि 7 घोड़े, जो कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, या फिर जो रेनबो में कलर्स होते हैं उसको दर्शाता है। 24 व्हील्स जो कि 12 महीनों को रिप्रेजेंट करता है, या 24 घंटों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये मंदिर कमाल का है। अब उसके बाद ये चंद्रभाग बीच है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बताऊं, हम लोग पुरी वापस आ गए थे। देखिए पुरी में आपको करना क्या है, पुरी में आपको 2 दिन देने हैं। आधा दिन आपको कोणार्क के लिए देना है, और मंदिर तो दर्शन करेंगे, और एक दिन आपको पुरी के अगल बगल और साथ ही चिल्का लेक के लिए देना है। ये पुरी का बहुत ही शानदार बीच है, और ये शाम का नज़ारा है। गोल्डन बीच है ये पुरी का। गोल्डन बीच पर भी आप होटल ले सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ढेरों होटल मिल जाएंगे। शाम को आए या फिर सुबह आए तो बीच पे मज़ा आ जाएगी। हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो एक बीच फ्रंट भी बनाया है, वहाँ पे लगभग 10-15 रुपए टिकट है, तो आप वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, चेयर्स मिल जाएगी। वैसे तो बीच पे फ्री एंट्री, बीच पर बहुत खाने पीने का भी है, मज़ा आ जाएगी आपको। फिर हम शाम को लगभग 7 बजे के करीब मंदिर आ गए। हमने मंदिर दर्शन किए। 8 बजे के बाद आप गर्भगृह में भी दर्शन कर सकते हैं, और रात में तो पूरी मंदिर की क्या ही कहने। तो एक दिन हमारा कुछ ऐसा गया। अब देखिए जो पूरी मंदिर है ना, ये पूरा का पूरा मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। हमने सुबह भी दर्शन किए और शाम को भी एक बार दर्शन किए। लेकिन पुरी में और भी मंदिर है जहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास 3 दिन थे, तो वही कह रहे कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम थोड़े मंदिर दर्शन नहीं कर पाए। बट और कौन कौन से पुरी में मंदिर हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको जाना ही जाना है। जिसपे गुंडीचा मंदिर है, विमल मंदिर है, लोकनाथ मंदिर है, मार्कंडेश्वर मंदिर है, बड़ी हनुमान मंदिर है, बेड़ी हनुमान मंदिर है, और मौसीमा मंदिर है। इन मंदिर में भी आप जा सकते हैं। और बताऊं, सब आसपास ही हैं। आप पैदल भी घूम सकते हैं, नहीं तो ई रिक्शा कर लीजिए। हमारे पास स्कूटी थी, फिर से मैं बोल रहा हूं, तो हमने वहां से, तो आपको जैसा सही लगे। लेकिन पूरी मंदिर में आसानी से आपको दर्शन हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ कोई वीआईपी दर्शन नहीं होते। कोई भी अगर आपको बोल रहा है ना मैं वीआईपी दर्शन करवा रहा हूं, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो आइए और खुद से ही जो है यहाँ पे दर्शन करिए। बहुत भव्य मंदिर जो है, कमाल। और अभी तो भैया रथ यात्रा भी चल रही है, तो रथ यात्रा में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो बहुत भीड़ हो जाती है। और वो पूरी कहानी अभी मैंने बताई है, किस तरीके से पूरी मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं, और कहानी क्या है, जो रथ यात्रा होती है वो क्या है। बाकी आप एक पूरा मंदिर का ओवरव्यू लीजिए। तो एक दिन यहाँ पे आप मंदिर घूमिए, पूरी मंदिर दर्शन करिए, और उसके बाद आप कोणार्क सन टेम्पल के लिए निकल जाइए। अब आप बोलेंगे सर अगले दिन क्या करना है? अगले दिन आपको चिल्का लेक जाना है। तो चिल्का लेक के लिए कैसे जाए? तभी मैंने आपको बताया था कि आपको 4 दिन देने हैं, 2 दिन भुवनेश्वर में और 2 दिन पुरी में। अब एक दिन हमने पुरी का यूज कर लिया। देखिए चिल्का लेक जो है वो लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जितना दूर आपका सन टेम्पल है, उतना ही दूर आपकी चिल्का लेक है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कोशिश करें कि चिल्का लेक आप सुबह घूम लें, नहीं तो शाम को घूम लें। शाम को जब सनसेट हो रहा होता है, अलग ही मज़ा है। हम चिल्का लेक कितने बजे गए थे? हम सुबह सुबह निकल गए थे 6 बजे। देखिए सुबह अगर आप जाएंगे तो आपको उतनी भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने बताया ना कि भाई देखो शाम को सनसेट होता है, भीड़ होती है, लेकिन जो मज़ा होता है, चिल्का लेक इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी। और ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है जब आप उड़ीसा आ रहे हैं। बट मंदिर की कुछ और बातें मैं बताना चाहता हूँ। जूते चप्पल कहाँ रखें? यहाँ स्टैंड बने हुए हैं। फ़ोन अंदर ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फ़ोन के लिए भी यहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं, मतलब एक तरीके से काउंटर्स हैं। आप वहाँ पे जमा करिए और उसके बाद आपको टोकन दिया जाएगा, फिर आप ले लीजिए। लेकिन बता दूं कि जूते चप्पल ऐसे कहीं नहीं छोड़ें, क्योंकि इन महाशय की चप्पल जो है वो गायब हो गई थी, और ऐसे बहुत सारे लोगों की चप्पल गायब हो जाती है। तो याद रखिए कि जूते चप्पल का स्टैंड है, आप वहाँ पे रख दें और उसके बाद मंदिर घूमें। अब कब जाएं? देखिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मंदिर के दर्शन कर लें, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है वैसे वैसे भीड़ होने लगती है। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है, तो अगर जल्दी दर्शन कर लें तो आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखिए क्या है ना कि नॉर्मली आपको 1 घंटा तक लग सकता है, लेकिन अगर भीड़ होगी तो ज़्यादा लग जाएगा। और एक और चीज़ बता दूं, अगर आप के साथ कोई बुजुर्ग है या कोई महिला है, तो ध्यान देने की बात यह है कि जब आप अंदर जाते हैं, लाइन एक एक करके वो छोड़ते हैं, तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे ना, आपको बहुत भयानक भीड़ मिलती है। और वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, मतलब एक तरीके से सारी लाइनें एक साथ आके मर्ज होती है। कोशिश करें कि सबसे आगे वाली लाइन में रहें आप,
ताकि आपको बिल्कुल पास से दर्शन हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम चिल्का लेक पर आ गए हैं। चिल्का लेक की बात करें तो वैसे तो मैंने बहुत कुछ बता ही दिया। 65 किलोमीटर लंबी लेक है ये, बहुत ही बड़ी लेक है भैया। इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर क्या, जब समुद्र का पानी आपके अंदर आ जाता है, बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल, तो ये लेक का जो पानी है, ऐसे ही इसको लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक नहीं बोला जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी इस लेक में आ जाता है। और इसीलिए जब आप इस लेक में जाएंगे आपको लगेगा कि समुद्र में ही घूम रहे हैं। ये इतनी बड़ी लेक है, पूरी खोर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट तक ये फैली हुई है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को ये रोशन करती है। दया रिवर इसका माउथ है और बे ऑफ बंगाल में अल्टीमेटली ये जाके गिरती है। ये वेटलैंड्स है, फर्स्ट 2 वेटलैंड्स है जब रामसार साइट में डेजिग्नेट हुई थी। 1981 में इसको ये रिकग्निशन मिला था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। ये चिल्का जो है अभी तक की बेस्ट मैनेज्ड रामसार साइट्स हैं। अब आप यहाँ पे पहुंच गए, करना क्या है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। आपको यहाँ पे ढेरों डॉल्फिन मिलेंगी, दिखेंगी, और इतना मजा आएगा ना दोस्तों। जब आप यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ एक टिकट काउंटर है। उस टिकट काउंटर पे आप जाएं और लगभग 1300 से 1500 के करीब आपको टिकट मिल जाएगा। वहां पे आपको एक प्राइवेट बोट मिल जाएगी। अब ये बोट आपको पूरा चिल्का लेक घुमाएगी, पूरा तो नहीं घुमाएगी लेकिन अच्छा खासा आपको घुमा देती है, और 2 से 4 घंटे तक इसकी ड्यूरेशन होती है। बीच में एक आइलैंड भी है। याद रखिएगा कि ये डिपेंड करता है कि आप कितना घूमना चाहते हैं। 6-6 घंटे की भी यहाँ पे बोट राइड्स होती हैं और डॉल्फिन आपको 110% दिखेगी। ये इतनी खूबसूरत लेक है ना कि मतलब आप कभी भी जाएं, आप सुबह जाएं, शाम को जाएं, लेकिन इसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती है। लेकिन वही मैं आपको प्रो टिप दूंगा कि अगर आप शाम को जाएं तो मज़ा ही आ जाती है, क्योंकि सनसेट होता है और वो मतलब अलग ही लेवल का एहसास आपको देगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी बने हुए हैं। अगर आपका मन करता है तो आप चले जाएं वहाँ पे। हम लोग तो नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा टाइम कम था, तो हमको वापस लौटना था। ये जो वेटलैंड है ना, यहाँ पे आपको 400 वर्टिब्रेट स्पीशीज देखने को मिलेंगी। थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, दिक्कतें हैं, सिल्टेशन है, वाटर सरफेस एरिया श्रिंक हो रहा है, फ्रेश वाटर इन्वेजिव स्पीशीज़ यहाँ पे आ रही हैं। बट कोई बात नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स जो हैं वो चलाए गए हैं। लोग इस लेक को आवाजाही के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे बोट लेके आते हैं। इनफैक्ट गंजम डिस्ट्रिक्ट तक ये फैली हुई है, तो वहाँ से भी लोग बोट लेके आ जाते हैं। और जिनको पुरी आना होता है या फिर जिनको यहाँ पे जिनका काम है तो वो बोट से ट्रैवल करते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अवार्ड भी मिला था 2002 में, रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड चिल्का लेक को दिया गया था। लेकिन जो फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो अद्वितीय है। फौना की बात करें तो सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आपको यहीं पे ही देखने को मिलेगी। 160 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आती हैं, कैस्पियन सी से, लेक बैकाल से, अराल सी जो कि यूरोप में है भैया, तो वहाँ से ये सारी चिड़िया आती है और आप इनको देख सकते हैं। 2007 में रिकॉर्ड है लगभग 8.5 लाख बर्ड्स ने इस लेक को विजिट किया था। एक्वा फौना भी गजब है यहाँ पे। मिल्क फिश हो गया, नहामा हो गया, केला खुरुंती हो गया, ये सारी फिशेज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और इसीलिए ये कमर्शियल फिशिंग के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट साइट है। कमर्शियल फिशरीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। 132 गांव को बेसिकली ये कवर करती है। और जैसा कि मैंने बताया, इरावदी डॉल्फिन्स आपको देखने को मिलेगी। ये फ्लैगशिप स्पीशीज है चिल्का लेक की, और यहीं पे ही आपको मतलब बहुत कम जगह आपको इरावदी डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। खाली 2 ही लगून्स हैं और उनमें से एक जो है वो ये है। बॉटल नोज डॉल्फिन्स की भी स्मॉल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। डॉल्फिन स्पॉट आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटे से 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ना इन्होंने डॉल्फिन प्रोजेक्ट चलाया है। तो जब आप जाएंगे ना बोट्स पे या टिकट काउंटर पे, तो वो खुद ही बता देंगे कि कहाँ कहाँ डॉल्फिन्स आपको मिलेगी। तो ढेरों, जैसे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिखी थी और आपको भी अच्छी खासी यहाँ पे दिख जाएंगी। और बता दूँ कि हर साल 40,000 टूरिस्ट जो है सिर्फ डॉल्फिन देखने के लिए ही आते हैं। अक्टूबर, जनवरी और मई, जून में ये पीक सीजन होता है। टूरिस्ट यहाँ पे भर भर के आते हैं। 600 से 700 पर डे होता है। आप समझ लीजिए कि डॉल्फिन इतनी ज़्यादा साइट होती हैं। डॉल्फिन मोटर बोट एसोसिएशन है, लगभग 758 मोटर बोट्स हैं जो आपको डॉल्फिन्स तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ चिल्का लेक की सैर कराएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि आप एक लंबा चक्कर चिल्का लेक का लगाना चाहते हैं तो आपको 4,000 रुपये तक भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पे आ रहा है तो लेक भी थोड़ा सा खतरे में है। सफाई की यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो यहाँ पे लागू है, बट फिर भी कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जो नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बेकन आइलैंड है, ब्रेकफास्ट आइलैंड जिसको संकुदा आइलैंड भी बोला जाता है, हनीमून आइलैंड है ना, यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करके आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कालीजाई मंदिर है यहाँ पे, जो एक आइलैंड पे लोकेटेड है। माँ कालीजाई को ये मंदिर जो है वो डेडिकेटेड है। सतपदा विलेज है जो बिल्कुल माउथ ऑफ द लेक पर आता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको पूरा दिन देना पड़ेगा। 2-3 घंटे में भी आप पूरी की पूरी लेक जो है वो घूम सकते। पूरी लेक तो नहीं, मैं बार बार पूरी बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। नवग्रह शिव मंदिर भी है, बाकी और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कैसे पहुँचे, वही कि आप पुरी आएँ और वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और चिल्का लेक की एक और ख़ास बात है, ये लेक दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। तो आपने 2 दिन पुरी में दिए, जिसमें चिल्का लेक, सारे मंदिर और सन टेम्पल कोणार्क आराम से कवर हो जाएंगे। फिर हम दोस्तों वापस भुवनेश्वर आ गए, लेकिन उससे पहले हमने पुरी मंदिर में एक और बार दर्शन किए। तो अब पुरी मंदिर के बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिए, जानकारी ले लीजिए, ताकि अगर आप यहाँ पे आते हैं आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप आराम से पुरी मंदिर घूम सके। तो लगभग 12 बजे का वक्त था, तो कुछ जानकारी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगी ये रही। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है, जो कि 4 धामों में से एक धाम है, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जगन्नाथपुरी मंदिर कैसे आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर, इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, जब कलयुग का शुरुआत होने वाली तो त्रेता युग का अंत होने वाला तो आपको पता है कि श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा था, और वो तीर ऐसा था कि श्री कृष्ण बैकुंठ धाम चले गए थे, लेकिन अंतिम संस्कार जो है वो अर्जुन ने किया था। तो अब पूरा बॉडी तो हो गया, मतलब एक तरीके से जल गई, लेकिन हृदय जो है श्री कृष्ण का वो नहीं जला, और वो प्रज्वलित हो रहा था। मतलब जैसे नीली मणि चमकती है ना, वैसे वो चमक रहा था। तो उन्होंने वो नदी में प्रभावित कर दिया, और वो प्रभावित होते होते वो बहते बहते महानदी के तट पर आ गया। और उड़ीसा में महानदी बहती है, लाइफ लाइन है। तो अब यहाँ पे आदिवासियों ने, ट्राइबल्स ने उस दिल को उठाया और नील माधव के रूप में पूजा करना शुरू कर दी। अब ये बात पता चली उस समय के राजा इंद्रद्युम्न को, जो कि अवंती के राजा थे, और वहाँ पे उन्होंने एक एसोसिएट को भेजा, बोला कि देखो पता लगा। तो वो आया, तो वहाँ पे उसने देखा कि हाँ, यहाँ पे बिल्कुल नील माधव है। उन्होंने राजा को बताया, राजा है, और राजा है तो यहाँ नील माधव गायब हो गए। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। तो भगवान विष्णु राजा के इंद्रद्युम्न के सपने में आया, बोला कि देखो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो इंद्रद्युम्न ने बोला कैसे, बोला कि तुम मेरी मूर्ति बनाओ और पुरी तट पर बनाओ, वहाँ पे मैं लट्ठे के रूप में आऊँगा और उससे मूर्ति बनाऊँ। तो वो लट्ठे के रूप में आए, लेकिन अब लट्ठा दैवी था तो कोई से उठा ही नहीं पा रहा है। क्या किया जाए, तो विश्वकर्मा आते हैं, बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मुझे 21 दिन चाहिए, इस लट्ठे को मैं ले जाऊँगा, इससे मूर्ति बनाऊँगा, लेकिन याद रखिएगा कि मुझे 21 दिन तक कोई डिस्टर्ब ना करे, और अगर डिस्टर्ब किया तो मैं मूर्ति छोड़ के जैसी अवस्था में वैसे भाग जाऊँगा। अब वो एक कमरे में बंद हो गए, लेकिन ना कोई आवाज़ ना कुछ, बड़ी दिक्कत, सबको यहाँ पर बड़ी परेशानी हुई। तो यहाँ पे पहले ही 21 दिन पहले ही जो है वो दरवाज़ा खोल दिया गया। तो विश्वकर्मा जी ने बोला कि ऐसे तो होता नहीं। विश्वकर्मा जी आर्किटेक्ट है, वो देवों के आर्किटेक्ट है, एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब जैसी मूर्ति, जिस तरीके से मूर्तियाँ बनी है, मैं इसी अवस्था में छोड़ के जा रहा हूँ, और वो चले गए, गायब हो गए। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी में जो मूर्तियाँ हैं ना वो अधूरी हैं। यहाँ जगन्नाथ जी जो हैं अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं। अब हुआ क्या कि ये सुन के बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर श्री विष्णु भगवान जो हैं वो इंद्रद्युम्न के सपने में आते हैं, और उसके बाद जो है वो ये बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं यहाँ पे ही तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो अब ये सुन के इंद्रद्युम्न जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, और अब उन्होंने कहा कि मैं इतने ज़्यादा भावावेश में आ गए कि इंद्रद्युम्न बोलते हैं कि मैं आपके साथ, भगवान, मैं आपके साथ ही रहूँगा और मैं कोई भी संतान पैदा नहीं करूँगा। अब इसको सुन के जो गुंडीचा उनकी पत्नी थी इंद्रद्युम्न की, वो बड़ी खफा हो गई। और फिर श्री कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु ये बोलते हैं कि अरे आप खफा मत होइए, आज से मैं ही आपके संतान हूँ, और मेरे भाई बलभद्र यानी कि बलराम और मेरी बहन सुभद्रा बेटे बेटी हैं आपके, तो आप हमारी मौसी हुई। तो अब क्या होता है ना कि जो रथ यात्रा होती है, श्री कृष्ण ने ये भी वादा किया गुंडीचा माँ से कि हम साल में एक बार
छुट्टियां मनाने आपके यहाँ आएंगे 1 हफ्ते के लिए। तो जून में जो है ना वो रथ यात्रा होती है, ठीक है। और जून में रथ यात्रा इसीलिए की जाती है क्योंकि भगवान ने वादा किया था, और यहाँ पे गुंडीचा मंदिर है जो साल भर बंद रहता है, खाली हफ्ते में 1 बार खुलता है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि वादा किया था। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल जो है वो धड़क रहा है, और वो जीवंत मूर्तियाँ हैं, ठीक है, वो चल रही हैं, मतलब उनकी सांसें चल रही हैं। बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको पुरी आना है, ये पूरी कहानी तो, और आई होप रथ यात्रा की भी आप कहानी समझ गए होंगे। तो अगर आपको पुरी आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन है, बाई रोड से कनेक्टेड है, भुवनेश्वर नियरेस्ट एयरपोर्ट है, बाकी बगल में चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी लेक, वहाँ पे भी आप जाके बोटिंग कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत, यहाँ कोई वीआईपी दर्शन नहीं होते, याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी पंडित मिले बोले मैं वीआईपी दर्शन करा दूंगा, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जनरल 9 में ही दर्शन करिए, 1 घंटे में कमाल के दर्शन हो जाएंगे। और सुबह और शाम आपको गर्भागृह में भी प्रवेश मिलता है। अगर रात 8 बजे के बाद आप जाएंगे तो आपको गर्भागृह में भी प्रवेश मिलेगा, और सुबह भी 4 बजे। वैसे आपको बता तो मंदिर 4 बजे से 12 बजे तक रात में खुला रहता है। थैंक यू सो मच। फिर दोस्तों पुरी से अलविदा लेने का वक्त आ गया। हम भुवनेश्वर पहुंच गए शाम 5 बजे तक। उस दिन हम लिंगराज मंदिर गए, बट दोस्तों मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे खूबसूरत मंदिर है। फिर अगले दिन हम सुबह उठे और सबसे पहले उदयगिरी और खंडागिरी केव्स गए। अब उदयगिरी खंडागिरी केव्स जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है भुवनेश्वर का। और आप अगर यहाँ नहीं गए तो क्या ही भुवनेश्वर गए। 20 रुपये टिकट लगता है, ऑनलाइन करवाइएगा और दोनों केव्स घूमिए। और लगभग भुवनेश्वर सिटी सेंटर से ये 3 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब एक तरीके से ये शहर में ही आता है। उदयगिरी एक पहाड़ और खंडागिरी एक और पहाड़, बेसिकली ये 2 एडजेसेंट हिल्स हैं जहां पे आपको ये गुफाएं देखने को मिलेगी। हाथी गुम्फ इंस्क्रिप्शन यहां पे देखने को मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट फाइनली एंड ऑर्नेटली कार्व्ड। ये 2nd और 1st सेंचुरी यानी कि आज से 2000 साल पहले इसको बनाया गया था। जैन मॉन्क्स यहां पे आते थे, राजा खारवेला थे, उस समय उन्होंने उदयगिरी मतलब सनराइज, उदय मतलब वही सन और सनराइज हिल्स, और वहां 18 केव्स आपको देखने को मिलेगी। यानी कि उदयगिरी में टोटल 18 केव्स है और खंडागिरी में 15 केव्स है। आप सामने देख रहे हो ये खंडागिरी केव्स है। हम उदयगिरी से आपको खंडागिरी केव दिखा रहे हैं, और सामने एक जैन मंदिर भी है। और ये शहर का पूरा 360 डिग्री व्यू है। जब आप उदयगिरी में जाओगे या खंडागिरी में जाओगे, दोनों में ही आप देख सकते हो, जहां पे मैं खड़ा हूं वो उदयगिरी है, सामने खंडागिरी है। तो वहां पे आपको एक पूरा शहर का व्यू दिखता है जो इतना खूबसूरत है। आप यहां से निकल जाएं नंदन कानन के लिए, लेकिन बीच में इस्कॉन मंदिर पड़ता है, तो इस्कॉन मंदिर के दर्शन करते हुए आप नंदन कानन के लिए निकल जाएं। यहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अब नंदन कानन के बारे में मैंने आगे वीडियो में बताया है। ये आप देख सकते हैं, नंदन कानन भारत का सबसे बड़ा जू है और वो भी भुवनेश्वर में है। अब जब आप नंदन कानन आएंगे तो अंदर ही वहां पे सफारी चलती है। अब आपको सफारी लेनी है या नहीं लेनी है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। जू में एंट्री टिकट लगभग 50 रुपए के करीब है, आप ऑनलाइन निकाल लीजिए। फिर जब आप अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा जू है। बैटरी व्हीकल लगभग 130 रुपए है। ये जो आप टाइगर देख रहे हो, बाघ देख रहे हो, ये सफारी में जब हम सफारी कर रहे थे तब हमने इसको देखा था, ठीक है। तो जू के अंदर ही सफारी चलती है। अब इस सफारी का भी टिकट है। अगर आप एसी बस से जा रहे हैं तो आपको 120 रुपए पर इंडिविजुअल देने पड़ेंगे, और नॉन एसी बस से आपको 75 रुपए पर इंडिविजुअल देने पड़ेंगे। बाकी बैटरी कार का 130 रुपए। आप पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन इसमें वक्त भी लग सकता है। तो सफारी लेनी है, बैटरी व्हीकल लेना है, वो सब हमने बताया। बाकी आपको बंदर हो गए, शेर हो गए और खूब सारे हिरण हो गए, प्रजातियां हो गई, आपको देखने को इस जू में मिलेगी। फिर हमको लगभग इस जू में घूमने में 2 से 2.5 घंटे लगे, और फिर हम सीधा गए धौली स्तूप के लिए। भैया महाशय बढ़िया सो रहे हैं। ये है धौली स्तूप, ये भी एक बहुत ही शानदार जगह है। अब धौली स्तूप के बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप यहां पे कैसे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भगवान बुद्ध का स्तूप इतना खूबसूरत है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और यहां पे भी आपको शहर का एक व्यू देखने को मिलेगा, दया नदी देखने को मिलेगी। दया नदी के किनारे स्थित है और भुवनेश्वर से लगभग ये 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मेन सिटी सेंटर है। और ये कलिंग वॉर की साइट थी। यहीं पे ही जो है, कहते हैं ना कि अशोक ने जब कलिंग वॉर लड़ा तो यहां पे वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में। शांति स्तूप है, पीस पगोड़ा जिसको बोला जाता है। अब यहां पे आपको कोई टिकट देना नहीं है, आप सुबह भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी 4 दिन की आइटिनरी थी। अब इसको कैसे और अच्छे से मैनेज करना है, कैसे जाएं, कौन से व्हीकल से जाएं, ये सारी बातें मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। कितना
ट्रिप में क्या करें क्या ना करें। कई बार छोटी छोटी गलती की वजह से हमारी ट्रिप जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो डूज एंड डोंट्स और कैसे ट्रिप को और अच्छे से मैनेज करें, मेरी हाँ, तो जुबानी। ये लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब डेली वीडियोस आएंगे। और चलो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार अगर आप कितना खर्चा होगा कि अगर आप इन तीनों जगह पे प्लान कर रहे हो। तो मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं दिसंबर की ये वीडियो है, मैं दिसंबर में गया था, पिछले दिसंबर में। तो ये पुरी है, ठीक है, और ये चिल्का लेक है। तो बात ये है कि जब हम गए थे, मैंने इस पे ट्रांसपोर्टेशन का नहीं लगाया। मतलब आपका मेन पॉइंट रहेगा भुवनेश्वर, आप पुरी भी जा सकते हो डायरेक्ट, डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पे तीनों की आइटनरी बना रहा हूँ। पुरी हो गया आपका, भुवनेश्वर हो गया, और फिर चिल्का लेक। तो फिर वो कैसे जाना है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो बात ये है कि अगर आप उड़ीसा जाने का प्लान कर रहे हो तो आप भुवनेश्वर जाइए। वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, ट्रेन्स भी है, बस स्टॉप भी है। डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हो। अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो वो खर्चा मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। अब भुवनेश्वर आप पहुंचिए, कोशिश करें कि सुबह पहुंच जाए, नहीं तो दोपहर में पहुंच जाए। जैसे मेरी फ्लाइट थी, मैं लखनऊ से फ्लाइट से गया था, तो मैं दोपहर में पहुंचा था, 2 घंटे में पहुंच गया था। फिर जब आप जाएंगे भुवनेश्वर में तो वहाँ पे होटल लीजिए। होटल का जो चार्जेस होते हैं, मेरा होटल जो था मैं आपको बता देता हूँ, होटल रेल व्यू, ठीक है। तो 2000 के करीब करके उसका टैरिफ था, ठीक है। उसमें जो नाश्ता है वो इंक्लूडेड था, और वो स्टेशन के बिल्कुल सामने था। मतलब बिल्कुल मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे, और एयरपोर्ट पे भी सामने था। मतलब एयरपोर्ट से भी लगभग 2.5-3 किलोमीटर था, तो मेन मार्केट में था। मेरा कहने का मतलब ये है कि होटल्स आपको वहाँ पे बढ़िया मिल जाएंगे, भुवनेश्वर में बात कर रहा हूँ। और जो मेरा होटल था पर्टिकुलर, होटल रेल व्यू, वो बेहतरीन होटल था, ठीक है। रूम ठीक था, बट जो हॉस्पिटैलिटी थी उनकी ना, वो कमाल की थी। तो आप वो होटल ले सकते हैं चाहे तो, या फिर कोई भी होटल ले सकते हैं। अब होटल अगर आप बजट में लेना चाहते हैं तो आसानी से वहाँ पे होटल जो है वो 1000 रुपये तक मिल जाते हैं, ठीक है। और 4 दिन के लिए, क्योंकि 4 दिन की मैंने आइटिनरी बनाई है, ठीक है। तो 4 दिन के लिए जब आप जाएंगे, तीनों जगह पे जब आप घूमेंगे, तो आसानी से आपको 1000 रुपये में जो है वो होटल मिल जाएगा। तो 1000, या फिर अगर आप बहुत अच्छा होटल चाहते हैं तो 2-2.5 हज़ार, यानी कि 2-2.5 हज़ार के बीच में आपको एक बढ़िया डिसेंट होटल मिल जाएगा। अब 5 स्टार होटल में जाना चाहते हैं तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। उसमें भी 4-5 हज़ार, 6 हज़ार जो भी है। तो बेसिकली आपको जो होटल है वो 1000 से 2000 के बीच में बढ़िया मिल जाएगा, यानी कि होटल पे आपका खर्चा 4 से 8 हज़ार का होगा। तो अगर आप 4 दिन के लिए जा रहे हो तो ये मान के चलिए कि 4 से 8 हज़ार आपको देने पड़ सकते हैं, ठीक है। 4 हज़ार वही 4 दिन के। और ये सेम उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में अगर आप समुद्र के सामने ले रहे हो, देखिए उड़ीसा में जो है ना, जगन्नाथपुरी टेम्पल है। तो जो पुरी टेम्पल है उसके इर्द गिर्द ज़्यादा होटल बने नहीं हैं। मतलब कुछ हैं होटल, लेकिन वो बहुत ही गली कूचे में है। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एक होटल लिया था, वो 1000 रुपये उसका किराया था, और वो मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। बट प्रॉब्लम क्या थी, वो बहुत गली में था। तो जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और टेम्पल के अगल बगल जो होटल हैं वो बहुत महंगे, आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं ऑनलाइन। 4 से 5 हज़ार रुपये किराया होगा, ठीक है। बिल्कुल मंदिर के सामने है, आपको मंदिर सामने से दिखेगा। और नहीं तो, क्योंकि जो पुरी है वहाँ से जो समुद्र है, ठीक है, जो बीच है, वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पे भी आप 2-2.5 किलोमीटर पे भी रुक सकते हैं कि वहाँ पे बीच। अब अगर आप बीच के सामने ले रहे हैं तो वहाँ पे लाइन से होटल बने हुए हैं, और उसका किराया जो है वो लगभग आप मान के चलिए 2000 के करीब ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए। बट पुरी में भी आपको ऐसे ही इतने में ही होटल मिल जाएगा। 1000 मिनिमम, 1000 जो ठीक ठाक होटल है, और मैक्सिमम 2000-2.5 हज़ार में आपको बढ़िया होटल मिल जाएगा, और उसमें ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड होगा, राइट। तो आपको करना क्या है, आप भुवनेश्वर पहुंचे। तो भुवनेश्वर आप जब भी पहुंच रहे हैं तो भुवनेश्वर में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर, ठीक है। तो वो आप आसानी से 1-1.5 दिन में घूम लेंगे। जैसे जो मेरा होटल था वहाँ से बिल्कुल पास में राम मंदिर है, मतलब मुश्किल से आधे किलोमीटर की दूरी पर। लिंगराज मंदिर सबसे फेमस मंदिर है वहाँ पे, वो आप ज़रूर जाएं, बेहतरीन मंदिर है, ठीक है। रात में जाएं, दिन में जाएं, जब भी जाएं, रात में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, लाइटिंग होती है, और ढेरों मंदिर है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भुवनेश्वर है, वो है नंदन कानन। तो नंदन कानन जू के लिए, वो भारत का सबसे बड़ा जू है, और अंदर सफारी भी चलती है। अब देख लीजिए, सफारी मुझे तो उतनी वर्थ नहीं लगी थी। मैं आपको भाई देखो ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, अगर आपको लगता है तो आप कर लीजिएगा। काफ़ी टाइम भी लगता है, लाइन भी लगानी पड़ती है ना। और ऑनलाइन उसका टिकट बुक कराइए नंदन कानन का, और आराम से, बहुत बड़ा जू है, बहुत बड़ा चिड़ियाघर है वो। और वहाँ पे अंदर सफारी भी है, और वहाँ पे चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको चल के ढूंढना है, आप वहाँ पे कार भी चलती है, तो आप वो भी कर सकते हैं, जो बैटरी वाली कार होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो तकरीबन 1.5 दिन आप, अगर आपको पूरा भुवनेश्वर अच्छे से घूमना है तो आप ज़रूर दीजिए। फिर वहाँ पे केव्स है, उदयगिरी और खंडागिरी केव्स, वो भी बहुत ज़बरदस्त है।
तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सुबह आ जाते हैं भुवनेश्वर या दोपहर में आ जाते हैं तो आप उस दिन तो मंदिर को दे दीजिए, ठीक है। जो बड़े बड़े लिंगराज मंदिर हो गया, राम मंदिर हो गया, जाहिर सी बात है थोड़ा आप आराम भी करेंगे। और अगले दिन जो है नंदनकानन हो गया, ठीक है, और और भी जो बचे हुए मंदिर है, और आपका जो केव्स हैं, और एक बुद्धा स्तूप है बहुत ही खूबसूरत। लेकिन बुद्धा स्तूप के बारे में भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे कैसे जाना है, राइट। तो बेसिकली आपको भुवनेश्वर में 2 दिन देने हैं अगर आपको पूरा भुवनेश्वर घूमना है। फिर भुवनेश्वर से पूरी लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने क्या किया था, ट्रैवलिंग पे आ जाते हैं, मैंने स्कूटी कर ली थी। अब मैं 90% कहीं पे जाता हूँ ना तो स्कूटी ही करता हूँ, अगर स्कूटी अवेलेबल होती है तो स्कूटी वहाँ पे लगभग 600 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाती है। तो आसानी से, अब वो आपका व्हीकल है, कार भी आप रेंट कर सकते हैं, रेंट कर ले तो ज़्यादा बेटर है, मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, ठीक है। और मैं तो भाई पूरा भुवनेश्वर स्कूटी से घूमा, और पुरी तक भी स्कूटी से गया, पुरी भी स्कूटी से घूमा, चिल्का लेक भी स्कूटी से गया, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, इनफैक्ट मुझे बड़ी मजा आई। नहीं तो आप कार भी कर सकते हैं, कार भी वहां पे अवेलेबल है। नहीं तो आप पूरी ट्रेन से भी जा सकते हैं, सबसे चीपर ऑप्शन ट्रेन में, जनरल डिब्बे में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत, लोकल ट्रेन भी चलती है वहां पे, 100-150 रुपये में आप पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है भुवनेश्वर से पुरी, है ना, 60 किलोमीटर की दूरी पर है, मैंने बताया आपको। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपको भुवनेश्वर, अगर आपने स्कूटी कर ली तो बात ही अलग, नहीं कि अगर नहीं किए तो हो सकता है आपको ओला उबर करानी पड़े, आपको ऑटो करनी पड़े। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप ऑटो कर रहे हैं या फैमिली के साथ आए हैं, कार कर लीजिए, तो कार वही 1500 रुपये पूरा आपको शहर घुमा देगी पूरा, और ऑटो वही 1000-1200 में। तो उस हिसाब से आपका ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो 4 दिन का 3 से 6 हज़ार या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप स्कूटी लेते हैं पेट्रोल लेके 3000, नहीं तो ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे घूम रहे हैं। तो जब आप भुवनेश्वर जाएंगे तो भुवनेश्वर से आप पुरी जाइए, 2 दिन भुवनेश्वर दीजिए, या एक काम कर सकते हैं आप कि पहले दिन आप भुवनेश्वर में आए, एक दिन आप भुवनेश्वर में दीजिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप सुबह आ गए भुवनेश्वर या दोपहर में आ गए भुवनेश्वर, तो आप भुवनेश्वर गए, फिर उस दिन भुवनेश्वर जितना घूम सकते हैं घूमिए। अगले दिन डे 2 आप सुबह सुबह 6-7 बजे के करीब पुरी निकल जाइए, जगन्नाथपुरी निकल जाइए। पुरी आप लगभग रोड्स बेहतरीन बनी है, बेहतरीन मतलब बेहतरीन बनी है। अगर आप बाई रोड जाते हैं तो ट्रेन से कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन में भी आप 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, रोड्स में भी आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, बहुत चौड़ी चौड़ी रोड्स बनी हुई है। तो आप उसके बाद पुरी निकल गए। अब आप पुरी पहुंचे, पुरी में दर्शन करें, ठीक है। और पुरी में दर्शन मैं आपको बता देता हूं, मंदिर में भी क्या है, मंदिर में जो है ना कोई वीआईपी दर्शन नहीं होते, आपको बेवकूफ बना देंगे। कोई वीआईपी दर्शन मंदिर पे नहीं है। मैं भी फंस गया था दोस्तों, क्योंकि बहुत भीड़ थी। आपको दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हुई तो अलग बात है। दर्शन जल्दी के लिए अगर आप सुबह जा सकते हैं तो सुबह जाए, नहीं तो रात में जाए, ठीक है। और शायद एक बार 7 से 8 बजे के शायद गर्भ, या 8 के बाद भी 8 से 9 में गर्भगृह में भी दर्शन होते हैं। कॉरिडोर बहुत बड़ा बना है, ठीक है। तो कोई भी गेट से आप एंट्री करिए, लाइन में लग जाइए और आराम से दर्शन कर लीजिए। फिर पुरी में जब आप दर्शन करेंगे, ठीक है, तो डे 2 आप पुरी, अगर आप सुबह गए, मान लीजिए सुबह पहुंच गए, तो सुबह आपके दर्शन हो गए, ठीक है। और मुश्किल से आधे घंटे से 1 घंटे दर्शन में लगते, दोपहर तक फ्री हो गए। उसी दिन आप चले जाएं कोणार्क सन टेम्पल के लिए। अब पुरी से कोणार्क सन टेम्पल 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कोणार्क तो जाना आपको कंपलसरी, वहां तो जरूर जाएं। तो 30 से 35 किलोमीटर, अगेन बहुत बेहतरीन रोड्स बनी है। और चंद्रभाग बीच भी थोड़ा सा पहले पड़ता है, वो ब्लू फ्लैग बीच है, वहां पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं शाम को, और फिर उसके बाद शाम तक आप वापस आ जाएं, राइट। और फिर पुरी में भी अगर आप बीच पे चाहे तो वो भी शाम को एंजॉय कर सकते हैं। फिर अगले दिन भाई डे 3 जो है वो आप चिल्का लेक के लिए रखें, चिल्का लेक के लिए रखें। चिल्का लेक आप सुबह सुबह निकल जाएं। अगेन पुरी से चिल्का लेक जो है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे, तो कोणार्क भी 30 से 35 है और चिल्का लेक भी। अब आप देख लीजिए कि उस दिन आपको चिल्का लेक जाना है जिस दिन आप पुरी पहुंचे, या फिर कोणार्क जाना है, ये आपके ऊपर है। उसका भी अलग मजा है। जैसे हम तो सुबह निकल गए थे तो हम दोपहर में बोटिंग किए, शाम को भी आप बोटिंग कर सकते हैं, शाम को अलग मजा है जब सनसेट हो रहा होता है। सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, मतलब मस्त सेफ्टी है, बढ़िया है वहां पे। तो चिल्का लेक में भी बोटिंग होती है, 800-900 एक आइलैंड होता है, वहां पे भी तो आप डिपेंड कर सकते हैं थोड़ा सा। चिल्का लेक क्योंकि भारत की सबसे बड़ी लेक है भैया, तो कम से कम 2-3 घंटा लेकर जाएं, आपको लगेगा आराम से 4-5 घंटा घूमने में, 2-3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा मिनिमम, ठीक है। बहुत बड़ी लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है, मैंने सुकून चैनल पे, मतलब इसी चैनल पे उसका डाला भी है। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो आप आराम से पुरी में बेसिकली मंदिर हो गया, कोणार्क और आपका चिल्का लेक, तो ये तीनों 2 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। और इसी दिन आप पुरी के जो आसपास भी मंदिर है ना, वहां पे भी आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि सब बगल ही बगल है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत दूर दूर है। और शाम को आप बीच पे भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर डे 4 में 2 दिन आपका पुरी है, पहले आप भुवनेश्वर है, फिर पुरी गए,
फिर पुरी से कोणार्क, चिल्का, फिर चौथे दिन में आप वापस भुवनेश्वर आ जाएं और उस दिन जो भुवनेश्वर में बची हुई जगह है वो करें। अब क्या है ना कि जब आप पुरी जाएंगे, ठीक है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि पुरी में ना एक बहुत अच्छा बुद्ध स्तूप है, नाम भूल गया, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना कि लोग उसके लिए अलग से टाइम रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ को करना क्या है। जब आप भुवनेश्वर से पुरी के लिए रास्ते पे जाएंगे ना, ठीक है, तो वो रास्ते में ही पड़ता है स्तूप, यानी कि उसके लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। धौला, हाँ ठीक है, धौली पीस, तो जो धौली है, धौली शांति स्तूप, वो जब आप भुवनेश्वर से जब भुवनेश्वर से पुरी के लिए जाएंगे तो वो रास्ते में ही एक रोड कटी हुई है, जैसे ब्रिज आता है एक, ठीक है, ब्रिज को पार करते एक रोड कटी हुई है, ठीक है, तो रोड से लगभग 1 किलोमीटर थोड़ा सा पहाड़ी पे है वो, तो वो धौली स्तूप बहुत खूबसूरत है, वो आप जरूर जाएं। तो वो आपको अलग से ही टूर लेने की जरूरत नहीं, जब आप पुरी जाएं या वहां से वापस आए तो उसको कर लें। तो फिर भुवनेश्वर आए तो भुवनेश्वर में फिर आप नंदन कानन घूमें और उदयगिरी खंडागिरी घूमें, जो बाकी जगह हैं। भुवनेश्वर में आप एक दिन दें पूरे मंदिरों को और एक दिन केव्स और नंदन कानन को, क्योंकि नंदन कानन काफ़ी बड़ा है। तो ये आपकी 4 दिन की आइटिनरी बन गई और आराम से आप 4 दिन घूम लेंगे। अगर आपको पूरा घूमना, मेरा भाई मानना यही है कि अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो प्रॉपर दीजिए, ठीक है, तो 4 दिन दीजिए, 4 दिन में आपका हो जाएगा। टोटल खर्चा 2 लोगों का मैं बता रहा हूँ, ये 2 लोगों का है, 2 लोगों का 12,000 से 17,000 के बीच में आ सकता है, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अय्याशी करेंगे तो 20,000 मान लीजिए, है ना, 21,000 मान लीजिए, लेकिन मिनिमम 12,000 तो आपके लगने ही लगने हैं। 2 लोगों का बता रहा हूँ, और मैं इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रेन वेन का नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। मुझे पर्टिकुलरली जो बहुत अच्छी चीज़ें लगी उड़ीसा में, वो मंदिर तो है ही, जगन्नाथपुरी बहुत खूबसूरत, बहुत ही भव्य मंदिर है। दूसरा मुझे कोणार्क और चिल्का लेक बहुत अच्छी लगी। भुवनेश्वर की बात करो तो मुझे लिंगराज मंदिर बहुत बेहतरीन, उसको बिल्कुल मिस मत करिए। धौला स्तूप बहुत ही बेहतरीन है। फिर उसके बाद राम मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत ही शांति मिलेगी वहाँ आपको। नंदन कानन ठीक लगा मुझे, ठीक ठाक लगा। नंदन कानन देखिए चिड़ियाघर है, वहाँ पे क्या ही मिल जाएगा आपको, तो चिड़ियाघर है, वहाँ पे अंदर सफारी चलती है, तो सफारी अब करना हो करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे ठीक ही ठाक लगी, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बेहतरीन सफारी नहीं लगी मुझे, ठीक है। इनफैक्ट मुझे लग रहा था यहाँ पे वक्त बच जाता, तो ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़, और नंदन कानन ना थोड़ा सा भुवनेश्वर से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब थोड़ा सा आउटर में पड़ता है, ओके। तो ये है, और खाने वाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो वहाँ पे वेज खाना बढ़िया तरीके से मिलता है, और हर जगह, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो नॉनवेज ज़्यादा मिलता है, जाहिर सी बात है। बट खाने की कोई दिक्कत नहीं है, सारे बढ़िया आउटलेट्स हैं, ऊबर ओला की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी आप जाना हो, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, कोई सेफ्टी इशू नहीं है, और बहुत खूबसूरत है भुवनेश्वर। तो शहर यार इतना खूबसूरत है, मैं क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत उस शहर को बना दिया है ना यार, नवीन पटनायक ने कमाल ही कर दिया वहाँ पर। तो ये है, बाकी और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। अगला जो वीडियो आएगा वो अल्मोड़ा पर आएगा। थैंक यू। कोई भी गेट से आप